चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में लेक्चर नंबर 8। और बच्चे लेक्चर नंबर 8 में हम लोग आज देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग कंप्लीट किए हैं यूरिन फॉर्मेशन और लेक्चर नंबर 8 में काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है और इसका काम क्या है। देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है बच्चे। अगर कहीं पर फ्लूइड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन हो, एक फ्लूइड डाउनवर्ड आ रहा है, दूसरा फ्लूइड अपवर्ड जा रहा है, या एक फ्लूइड ईस्ट जा रहा है, दूसरा फ्लूइड वेस्ट जा रहा है, अगर कहीं पर फ्लूइड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो जरा देखिए द फ्लो ऑफ फ्लूइड in opposite direction form काउंटर करंट मैकेनिज्म। कहीं पर फ्लूइड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन हो रहा होगा तो वहां क्या बनेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो बात करते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कहां कहां अपीयर होता है इनसाइड द किडनी। देखिए दे फॉर्म इन नंबर 1 लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले एक डिसेंडिंग लिम्ब डाउनवर्ड, एक असेंडिंग लिम्ब अपवर्ड, तो वहां पर फ्लूइड का फ्लो क्या हो रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन, क्या बनेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। दूसरा है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में ब्लड एक साइड डाउनवर्ड, दूसरे साइड अपवर्ड, क्या बनेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ऐसे ही कलेक्टिंग डक्ट और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच भी क्या मिलता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, डाउनवर्ड जा रहा है और इधर अपवर्ड जा रहा है। बात समझे। तो जहां जहां फ्लूइड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन होता है वहां पे क्या बनता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बनेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैमल्स। अभी हम लोग बात करें कि मैमल्स जो होता है, मैमल्स के अंदर एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन। क्यों कंसंट्रेट यूरिन, लेक्चर नंबर 7 हमने आपको बताया है कि जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी फिल्ट्रेट पहुंचता है उस फिल्ट्रेट में सबसे ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो बचा हुआ फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में कंसंट्रेशन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो उसके अंदर का फ्लूइड का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हुआ है तो कलेक्टिंग डक्ट के फिल्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन। तो यूरिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी वजह से यहां लिखा हुआ है कि मैमल हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन। आगे अब एक कंसंट्रेशन किसकी वजह से होता है और कौन है जो कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है। यहां अगर हम लोग देखें तो बच्चे यहां कुछ वर्ड मिलता है जिसमें हम लोग बोलते हैं ऑस्मोलरिटी। तो जरा हम लोग यहां एक ऑस्मोलरिटी जानने से पहले एक बात को देखें कि NaCl और यूरिया, NaCl और यूरिया यही क्या करते हैं, मेंटेन द ऑस्मोलरिटी। कहां पर, मेडुला के टिश्यू के फ्लूइड में। तो मेडुला जो होती है, कॉर्टेक्स मेडुला, मेडुला के टिश्यू के फ्लूइड में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कौन करता है, NaCl एंड यूरिया। तो NaCl एंड यूरिया मेंटेन द ऑस्मोलरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो बात करते हैं ऑस्मोलरिटी क्या होता है, व्हाट इज द ऑस्मोलरिटी। चलो देखिए ऑस्मोलरिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter solution, amount of solute dissolved in per liter solution called osmolarity। देखिए the amount of solute dissolved in क्या,
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड ऑस्मोमोलारिटी। इन किडनी के अंदर ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू कितनी होती है? बेसिकली किडनी में जो कॉर्टेक्स मेडुला है, मेडुला की बात करें तो ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू जो होती है 300 to 1200। आज जैसे जैसे बच्चे हम लोग मेडुला में डीप जाएंगे, जैसे जैसे मेडुला में डीप जाएंगे ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जहां मेडुला कॉर्टेक्स का जंक्शन होता है वहां ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू कम होती है, अप्रॉक्स 300 होती है। और मेडुला में डीप जाएं ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू 1200 होती है। तो 300 to 1200 they are the value of osmolarity inside the medulla. In kidney value of osmolarity कितना है? 300 से 1200 क्या मिली ऑस्मोल पर लीटर। मिली ऑस्मोल पर लीटर दे आर द यूनिट ऑफ ऑस्मोलारिटी। मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब जो फिल्ट्रेट का किडनी के अंदर फ्लो होता है जिसकी वजह से ऑस्मोमोलारिटी मेंटेन होती है और ऑस्मोमोलारिटी की वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म बनता है और काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से यूरिन का कंसंट्रेशन मेंटेन होता है। तो जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन है उसका मूवमेंट दो मैनर्स होता है, या तो एक्टिव होता है या तो पैसिव होता है। जरा देखिए, ध्यान दें। पहले हम लोग एक्टिव पैसिव का मतलब समझ लें, उसके बाद उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। बच्चे मान लो ए है कॉर्टेक्स, ये रहा मेडुला। और यहां पर हम लोग डिफाइन कर लें कि इतना पार्ट, यहां बच्चे ध्यान रहे, ये मेडुला का आउटर पार्ट है और ये मेडुला का इनर पार्ट है। तो मेडुला के टिश्यू के बीच का स्पेस आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम और ए इधर बोलें तो इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब जैसे जैसे हम लोग डीप जाते हैं यहां पर ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू 300 है। कहां पर? मेडुला कॉर्टेक्स के जंक्शन पर। और जैसे डीप जाएंगे ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कितना है? 1200। अब जरा देखिए, 300, 400, 600, 800, 1000, ऐसे 1100। जैसे जैसे हम डीप जाएंगे ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू की आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन होगी कहां से कहां? 300 to 1200। अब जरा देखिए, फिल्ट्रेट आया लूप ऑफ हिल्ले में डिसेंडिंग पार्ट में, तो यहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। सिर्फ वाटर रीएब्जॉर्ब होती है, सिर्फ वाटर रीएब्जॉर्ब होगी। ये वाटर कहां आएगा? मेडुला के टिश्यू के बीच की स्पेस में, हम लोग क्या बोलेंगे? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो चाहे आउटर वाला पार्ट हो चाहे इनर वाला पार्ट हो, दोनों में आएगा वाटर। अब बचा हुआ फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा? असेंडिंग में। असेंडिंग में जो थिक सेगमेंट है, इस थिक सेगमेंट से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, मेनली NaCl। क्यों यहां रीएब्जॉर्ब होता है? क्योंकि इधर ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू कम होती, इस वजह से NaCl यहां से रीएब्जॉर्ब होता है। और जैसे जैसे हम हायर ऑस्मोमोलारिटी की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl का रीएब्जॉर्प्शन घटता जाएगा, और हाई ऑस्मोमोलारिटी की तरफ आने के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो जनरली 800 के बाद जाएं तो ऑस्मोमोलारिटी में, या ऐसे बोले 800 ऑस्मोमोलारिटी के आगे चलें तो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा।
इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता क्योंकि ऑस्मोलैटिक वैल्यू बढ़ गई। तो जरा देखिए, इधर फ्लूइड किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, और इधर फ्लूइड क्या जा रहा है, अपवर्ड। तो यहां क्या बन रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो यहां की मेडुला के टिश्यू में, कौन सी मेडुला के टिश्यू में, कौन सी मेडुला के टिश्यू में, आउटर मेडुला के टिश्यू में इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा NaCl का। अब फिर बचा हुआ फ्लूइड कहां जाएगा, डीसीटी, डीसीटी कहां आएगा, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आया जो फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट जैसे कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो यहां से लार्ज अमाउंट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, लीस्ट अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स, और ध्यान रहे यूरिया रीएब्जॉर्ब होती है कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट में। देखिए यूरिया दो जगह रीएब्जॉर्ब होती है बच्चे, एक पीसीटी से और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट में यूरिया को रीएब्जॉर्ब कराने के लिए स्पेशलाइज सेल होता है। तो यहां से यूरिया रीएब्जॉर्ब हुआ, यूरिया रीएब्जॉर्ब हुआ। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब होकर आया, रीएब्जॉर्ब होकर आया कहां से, ये रीएब्जॉर्ब होकर आया असेंडिंग के थिक सेगमेंट से, कहां आया, आउटर मेडुला की इंटरस्टिशियम में। अब यहां से इस सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहां आएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे वासा रेक्टा के अंदर। वासा रेक्टम क्या है, ब्लड है, और जो वासा रेक्टा का ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, वासा रेक्टा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए क्या होती है, परमिएबल। इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो जो बच्चे ध्यान रहे यहां पर जो ब्लड होता है, इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड का अपना खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और इसमें खुद का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ब्लड वेसल्स के बाहर, वासा रेक्टा के नाम की जो ब्लड वेसल है इसके बाहर, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ब्लड वेसल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट कम है, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, कंपैरेटिवली घट जाएगा। तो सारा इलेक्ट्रोलाइट्स, सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स एक क्या होगा, इंटर करेगा, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इंटर करता है। तो यहां के ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो NaCl आया, NaCl क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहां पर, इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट बढ़ गया, कहां पर, ब्लड में, ब्लड बढ़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल टू सॉल्यूट, NaCl क्या है, एक सॉल्यूट है, और सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे जैसे सॉल्यूट NaCl आने लगा, कहां पर, इस ब्लड वेसल्स वासा रेक्टा के अंदर, तो यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ब्लड के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब ब्लड वेसल्स के बाहर ये जो मेडुला के इंटरस्टिशियम है, यहां पर वाटर है, और वाटर की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली घट जाएगा। तो वाटर का मूवमेंट हमेशा ऑस्मोसिस के थ्रू किधर से किधर, लो ऑस्मोसिस से हाई ऑस्मोसिस की तरफ वाटर एंटर करेगा। तो वाटर की एंट्री होने लगेगी, जब वाटर की एंट्री होने लगेगी तो ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा। अगर ब्लड का अमाउंट बढ़ा तो ब्लड
इस ब्लड वेसल्स के इनर सरफेस पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी। यही वजह होता है कि किसी को हम नमक नहीं खिलाते अगर वो हाइपरटेंशनिक पेशेंट है तो। अगर कोई हाइपरटेंशन अगर कोई हाइपरटेंशनिक पेशेंट है तो उसको नमक नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही नमक NaCl उसके इंटेस्टाइन जाएगा, आयोनाइज होगा, सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होकर के उसके ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में सोडियम आयन का अमाउंट बढ़ते ही मतलब सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा, तो ब्लड के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ब्लड वेसल्स के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वाटर कहां आने लगेगा, ब्लड में, ब्लड का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, और ब्लड बढ़ने से ब्लड वेसल्स के वाल पर प्रेशर लगाएगा, बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब सारा इलेक्ट्रोलाइट्स नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसको कहां जाना है, इसको जाना है, ये वासा रेक्टा है, इसको जाना है कहां पर, इसको जाना है रीनल वेन में। और रीनल वेन कहां खुलेगा, वेना केवा में, और वेना केवा कहां खुलेगी, हार्ट में। इन सारे सब्सटेंस को कहां जाना है, हार्ट में। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर ऑस्मोमोलारिटी की वैल्यू क्या है, 300, और यहां पर ऑस्मोमोलारिटी वैल्यू कितना है, 1200। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में NaCl किधर से किधर मूव करेगा, लो ऑस्मोमोलारिटी 300 से, लो ऑस्मोमोलारिटी से किधर जाएगी, 1200 हाई ऑस्मोमोलारिटी की तरफ। अगर NaCl ब्लड के थ्रू लो ऑस्मोमोलारिटी से हाई ऑस्मोमोलारिटी की तरफ जाएगी तो इसको चाहिए क्या, एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगा, ये जो मेडुला है, मेडुला के टिश्यू की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ATP जनरेट करेगी, और उस ATP की हेल्प से NaCl सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट 300 ऑस्मोलारिटी से 1200 ऑस्मोलारिटी की तरफ आता है। तो अगर किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट लो ऑस्मोलारिटी से हाई ऑस्मोलारिटी की तरफ होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, NaCl का ट्रांसपोर्ट, NaCl transported by आउटर, या ऐसे बोलें लो ऑस्मोलारिटी टू हाई ऑस्मोलारिटी in presence of ATP। आगे जरा देखिए, अब ये सारा सब्सटेंस आगे बढ़ेगा, ऑस्मोलारिटी हाई ऑस्मोलारिटी की तरफ आगे बढ़ा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है क्या होगा, बैलेंस हो चुका होगा, क्योंकि बाहर का वाटर अंदर आ चुका होगा। यहां पर ऑस्मोलारिटी, यहां पर से बोले ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बैलेंस हो चुका होगा। अब जैसे ब्लड आगे बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। जैसे आगे बढ़ेगा तो जो यूरिया है, यूरिया का बच्चे जितना भी यूरिया यहां से रीअब्जॉर्ब हुआ है, यूरिया के हो जाएंगे 2 पार्ट। यूरिया के कितने पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा। यूरिया का कुछ अमाउंट वासा रेक्टा में, और यूरिया का कुछ अमाउंट इंटर करेगा कहां पर, लूप ऑफ हेनले में। लेकिन लूप ऑफ हेनले के थिन सेगमेंट की तरफ, असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑस्मोलारिटी की वैल्यू हाई होती है।
इसीलिए जो भी यूरिया यहां से निकला, यूरिया का कुछ अमाउंट कहां आता है, यूरिया का कुछ अमाउंट आता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब होता है। अब जैसे यूरिया यहां एंटर किया, फिर क्या हो जाएगा, यूरिया बोले तो सॉल्यूट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर फिर क्या होगा, बढ़ेगा। अब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ब्लड कहां एंटर करेगा, वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब में। इसको असेंडिंग लिम्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड डाउनवर्ड आ रहा है। अब जैसे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ब्लड कहां पहुंचा, असेंडिंग लिम्ब में, तो इसके बाहर ये क्या है, वाटर है। वाटर की वजह से यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। फिर ये वाटर फिर क्या करेगा, इंटर करेगा। जितना वाटर है सबके सब अंदर आने लगेंगे। क्यों, क्योंकि यहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो यहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ आएगा वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स था, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स इंटर किया था, इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर, ये सब के सब क्या होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान रहे, वासा रेक्टा वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए परमेबल होता है। और जैसे ही ए असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ बोले तो 1200 ऑस्मोलारिटी से 300 ऑस्मोलारिटी की तरफ, 1200 से 300 की तरफ ऊपर गया। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को लो ऑस्मोलारिटी मिली, वैसे ही फिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl का जो एक्सेस अमाउंट है, NaCl का जो एक्सेस अमाउंट है, ये निकल आएगा। कहां से, इस वासा रेक्टा से कहां चला जाएगा, मेडुला के टिश्यू के अंदर। और कौन सी मेडुला के टिश्यू, आउटर मेडुला के टिश्यू के अंदर। इनर मेडुला के टिश्यू के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर की तरफ ऑस्मोलारिटिक वैल्यू हाई है। और जैसे ऑस्मोलारिटिक वैल्यू लो मिला, तो यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हाई अमाउंट में, लिमिट्स ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स आ चुका था, ये सारा इलेक्ट्रोलाइट्स कहां आ जाएगा, बाहर। और फिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स यहां से आएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहां जाएगा, फाइनली ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहां आएगा, वासा रेक्टा। कौन सी वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पहुंचा, और साथ ही साथ ये जो लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट से इलेक्ट्रोलाइट्स निकला, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स यहां क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और फिर जिसकी वजह से इस मेडुला के टिश्यू के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। फिर यहां पर जो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट है, यहां पर जो ब्लड है, ब्लड में खुद का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट कम हो जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर ज्यादा, तो ये सारा इलेक्ट्रोलाइट्स सिंपल डिफ्यूजन से फिर इंटर करेगा, फिर इंटर करेगा। और जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स फिर इंटर किया, ऑस्मोटिक प्रेशर फिर बढ़ेगा ब्लड वेसल्स के अंदर। और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो इसके बाहर जो फिल्टर आगे बढ़ा था, DCT से कलेक्टिंग ट्यूब दोबारा फिर आया था, ये वाटर की वजह से बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और फिर ये सारा वाटर लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ आएंगे। फिर इस वासा रेक्टा के डिसेंडिंग पार्ट में अमाउंट ऑफ ब्लड फिर से बढ़ेगा, बीबी फिर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से सोडियम आयन का, NaCl का क्या होता है, मूवमेंट। यहां देखिए, डिसेंडिंग लिम्ब में ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड, असेंडिंग लिम्ब में ब्लड फ्लो क्या है, अपवर्ड। क्या बना, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब बात करते हैं यूरिया। बच्चों जो यूरिया आया यहां पर, कहां पर, लूप ऑफ हेनले में कलेक्टिंग डक्ट से, ये यूरिया, अच्छा जो यूरिया यहां आया था, ये यूरिया रीनल वेन्स होता हुआ कहां पहुंच गया, वेना केवा, वेना केवस कहां पहुंच गया, हार्ट में। लेकिन जो यूरिया यहां आया, किधर आया है, 1200 ऑस्मोलारिटी की तरफ। तो इधर से न्यू फिल्ट्रेट जो आ रहा होता है, इस न्यू फिल्ट्रेट में यूरिया क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। और फिर यूरिया का मूवमेंट किधर से किधर, 1200 से बोले तो हाई ऑस्मोलारिटी से लो ऑस्मोलारिटी की तरफ यूरिया का मूवमेंट होता है। अगर हाई ऑस्मोलारिटी से लो ऑस्मोलारिटी की तरफ फ्लूइड का सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, तो एनर्जी खर्च नहीं होती,
दैट टाइप ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए यूरिया आगे बढ़ा फ्लूइड के संग, फाइनली कहां पहुंचता है, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में लोअर पार्ट पहुंचा, और लोअर पार्ट में यूरिया को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है। यहां से कुछ अमाउंट में यूरिया क्या हो गई, रीअब्जॉर्ब होगी, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरिया यूरिन के थ्रू 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे यूरिन के थ्रू क्या होती है, रिलीज होती है। यूरिया देखिए यहां से एंटर किया, यहां से रीअब्जॉर्ब हुआ, कहां आया, लूपा फैलने में, लूपा फैलने से फिर आगे बढ़ता है डीसीटी से होता हुआ कलेक्टिंग डेट में। तो यहां देखिए यूरिया का क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग। ठीक है, और यूरिया का ट्रांसपोर्ट किधर किधर, हाई ऑस्मोलरिटी से लो ऑस्मोलरिटी की तरफ। तो यूरिया के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होती। दूसरी बात, यूरिया ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हाई ऑस्मोलरिटी टू लो ऑस्मोलरिटी विदाउट एनर्जी। बात सुने, तो यूरिया और NaCl ए ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं, और ऑस्मोलरिटी की वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन रहता है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से यूरिन का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखिए, यहां पर ऑस्मोलरिटी की वैल्यू कितना है, 300, डीप जाएं 1200। एक क्वेश्चन पूछता है कि कितना टाइम फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो बोलोगे अगर हम लोग डीप मेडुला की तरफ जाएं, मतलब 300 से 1200 की तरफ जाएं, तो 1200 अपॉन 300 बोले तो 4 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बच्चे इस तरह से हम लोग बात कर चुके क्या, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी। बात सुन भाई, ओके, थैंक यू।